नमस्कार, शाम की 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। ईडी दफ्तर पहुंचे संजय राउत ने केंद्र सरकार पर वार किया है। कहा यह महाराष्ट्र और शिवसेना को खत्म करने की साजिश है। संजय राउत की ओर से यह भी कहा गया कि किसी भी कीमत पर ना तो झुकूंगा और ना ही मैं पार्टी छोड़ूंगा। आपको बताते चले, ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद अपने ही अंदाज में नजर आए संजय राउत। झुकूंगा नहीं, धमकी भरे अंदाज में यह संदेश देने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ये आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए। ये महाराष्ट्र को कमजोर करने की, बदनाम करने की साजिश है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी हाल में शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, संजय राउत ने कहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि झूठे कागज, झूठे आरोप लगाकर लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर मेरे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र को कमजोर करने की एक कोशिश है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत झुकेगा नहीं, ना ही पार्टी छोड़ेगा। और गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कि महाराष्ट्र को, शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से क्या कहा गया था, सुनिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को। या देशामध्ये लोकशाहीचा खून होणार असेल, लोकशाहीची हत्या होणार असेल, हे आपले सरन्यायाधीश बोलले की विरोधी पक्षाला दुश्मन समजू नका। आता विरोधी पक्ष तर लांबच आहे, पण एकेकाळी मित्र पक्ष होता, त्याचा सुद्धा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होता, त्याचा सुद्धा होता। आणि संजय राऊतांच्या घरी जी आज ईडीची चौकशी सुरू आहे, तेच चालू आहे। त्या हिंदूंचा, मराठी माणसांचा आणि शिवसेनेचा आवाज बुलंद करतोय, याचाच गळा घोटायचा। सगळे जे काही कारस्थान आहे ते उठून टाकण्याची आज गरज आहे। म्हणून तुम्ही आज जे आलेल्या जोरजोरात घोषणा देत आहात, या सगळ्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्याची हिंमत तुमच्यात आहे का? दोन आपलं उत्तर पण 25 वर्ष उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से साजिश रची जा रही है। सीजीआई के एक बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विरोधियों को इस तरह से दुश्मन मत समझो अपनी राजनीति के। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। संजय राउत को जब हिरासत में लिया गया, आप देखिए किस तरह से अब भगवा दरअसल हवा में लहराकर यह बताने की कोशिश की झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, कोई कुछ भी कर ले, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। दफ्तर लेकर पहुंच चुकी है ईडी। क्या गिरफ्तार होंगे संजय राउत? गिरफ्तारी की तलवार उनकी ओर पर लटक रही है। सुबह 7 बजे ही ईडी की छापेमारी हुई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए हैं। जांच पूरे मामले में लगातार जारी है। शिवसेना, उद्धव गुट का बीजेपी पर हमलावर है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सूरज चौहान जी स्पोक्स पर्सन है, एनसीपी के हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी आप नेता हैं, जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ वकील भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जफर इस्लाम के पास में जाऊं उसके पहले आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश, ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है ना। अगर घोटाला हुआ है और उसके तार संजय राउत तक पहुंच रहे हैं तो जांच हो जाने दीजिए। पहले ही हीरो अपने आप को बताने और दिखाने की कोशिश कि सब कुछ जाए तो जाए, लेकिन नेतागिरी नहीं जाए। क्या बताना चाह रही है शिवसेना? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जांच से हम गुजरने को तैयार हैं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। 2019 से जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है, तब से फ्रंट पे विपक्ष का एक ही चेहरा केंद्र के सामने है, वो है संजय राउत।
बीजेपी को लगता है कि संजय राउत को कैसे सबक सिखाया जाए, संजय राउत का घमंड कैसे तोड़ा जाए, इनकी बोलती कैसे बंद की जाए। 2.5 साल से मौका तलाश रहे हैं और आज 3 समन्स हुआ है चित्रा जी, 3 समन्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक समन्स में वो जाकर फिजिकली अप्रोच भी हुए हैं। 2 समन्स के लिए उन्होंने अपने लिखित वकील के थ्रू मैसेज भेजा कि पार्लियामेंट चल रहा है, मैं एक सांसद हूं, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे वहां प्रश्न और हल होते हैं, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं 7 अगस्त तक आपके पास आ जाऊंगा। एक सांसद कह रहे हैं, कोई अपराधी नहीं है संजय राउत, कोई देश छोड़ के रातों रात भागने का इरादा नहीं था। लेकिन जिस आनंद फानन में उनके ऊपर आज सुबह 7 बजे ईडी की इस कार्रवाई में महाराष्ट्र कैसे बदनाम हुआ? संजय राउत जी एक मराठा है, एक महाराष्ट्रियन है। हमारा जो महाराष्ट्र है वीरों का शहर है, वीरों का चल दिया मराठा और यहाँ पर ईडी की कार्रवाई पर भी नहीं। सुनिए तो चित्रा जी, ऐसा है कि देखिए जात की बात यहाँ धर्म की बात नहीं होगी, लेकिन इतना तो होगा कि जब किसी मराठी व्यक्ति पर अन्याय होगा तो हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, तब फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। जफर इस्लाम साहब क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज पहुंच रही है हम तक? सैयद जफर इस्लाम की आपको आवाज मिल रही है? मेरा सीधा सा सवाल ये कहना है, झुकूंगा नहीं का सीधा सा मतलब ये है कि दरअसल आप कितना भी डराने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं पाक साफ होकर निकलूंगा और विरोधियों को अपना राजनीतिक दुश्मन इतना भी ना माने बीजेपी कि बार बार पीछे ईडी ही लगा दे। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात कि ये ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम कर रही है, इस पे ठेकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार पे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार महाराष्ट्रियन कहने जा रहे हैं, अरे भाई महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें शिवसेना जो है सिर्फ 50-60 सीटें जीत के आई थी, बाकी पार्टियां भी जीती थी और बाकी पार्टियों में भी महाराष्ट्रियन ही है। आपके काले करतूत, काले धन जमा किए, अवैध तरीके से पैसे बनाने के बारे में ईडी कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से वो बाहर निकल के हाथ फैला के ऐसा मानो दिखा रहे हैं जैसे देश के लिए कोई बड़ी जीत हासिल करके आए हैं, कोई बड़ा तमगा मिलने वाला है। आप नवाब मलिक को देखिए, मुस्कुराते हंसते निकल रहे हैं। आप दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन है और मुस्कुराते हंसते निकल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन वहां शरद पवार जी की तरफ से था भी और वहां सपोर्ट भी उद्धव ठाकरे जी की तरफ से था। और यहाँ पर देखिए जरा सा संजय राउत जी को, अरे करप्शन किया है आपने, गरीबों का माल लूटा है, आपके अकाउंट में अवैध तरीके से पैसे आए हैं, परवीन रावत के अकाउंट में पैसे आए हैं, इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। आपको ईडी बुला रही है, आपको 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम है, इधर उधर आपको जाके बात करने का टाइम है, आपको कहीं और जाके अलीबाग में जाके बड़ा बड़ा भाषण देने को टाइम है, लेकिन आपको ईडी बुला रही है, उसके पास जाने का टाइम नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, उसके पास दस्तावेज है, एविडेंस है, एक एविडेंस से दूसरी एविडेंस मिलती है। आज जितने इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे इनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये जितने भी इस तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और महाराष्ट्रियन कार्ड खेलने की कोशिश करे, महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि इनसे छुटकारा मिला है। 2.5 साल में इन्होंने लूट खसोट का काम किया है। जिस तरह से देखिए सिर्फ करप्शन है, आज उस करप्शन की छटाई सफाई हो रही है और वहां पर आज जनता जो तराई कह रही थी अब राहत की सांस ले रही है। ये कैसी सरकार आई है? विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि जो इस तरफ यानी कि आपकी तरफ है वो तो आपको पाक साफ नजर आता है, जो इस तरफ है उसके पीछे जांच एजेंसी आप लोग लगा देते हैं। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास आनंद दुबे जी, लेकिन उसके पहले ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय, ईडी दफ्तर के ठीक बाहर उनकी मौजूदगी है। पंकज, सीधे आपके पास आते हुए पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है ईडी दफ्तर के भीतर संजय राउत से? मला प्रश्न पट नहीं चल, तुम्हारा कुछ प्लान है क्या? तो तुम आने को जमे में पंकज, चलिए पंकज के पास हम चलेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद दुबे जी आप जवाब दे दीजिए, जफर इस्लाम जी ने जो आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। बहुत सही आरोप लगाए हैं जफर जी। ये छटपटाहट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, अलीबाग में जाके भाषण क्यों दे रहे हैं, हमारे विरोध में क्यों बोल रहे हैं, जो सरकार की नीति अच्छी नहीं है उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता क्यों बने हुए हैं। ये छटपटाहट, डालो उनको अंदर ईडी में, परेशान करो, उनको जेल भेज दो, एक दुश्मन कम हो जाएगा।
ये कभी हुआ नहीं यार। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा, हम लोग साथ में रहे, 28-25 वर्ष साथ में रहे जफर भाई, लेकिन इतनी कड़वाहट तो नहीं थी। आज आप केंद्र में सत्ता में हैं, राज्य में सत्ता में हैं, पूरे अहंकार में एकदम चूर हैं और आपको लगता है कि विरोधियों को जेल में डाल दें। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक, अनिल देशमुख। अरे भाई ठीक है, वो जेल में है, वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन कोर्ट फैसला कर देगा वो या तो उनको सजा हो जाएगी या वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन संजय राउत साहब के केस से इसका कोई लेना देना नहीं। वो विशुद्ध रूप से एक नेता हैं, वो एक पत्रकार हैं। जांच तो हो जाने दीजिए, पहले ही क्लीन चिट देने पर आमादे हैं आप लोग। जांच होने के पहले ही क्लीन चिट दे देंगे तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी? आप ही कह रहे हैं कि दरअसल ठीक है, आपकी बात में समझ गए। जफर साहब आप इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, ये बात तो सही है ना, मतलब एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार जाती है शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली, उसके बाद तमाम विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में भी ताबड़तोड़ एक्शन आप लोगों का दिखाई देता है, तो विरोधी तो पलट कर पूछेंगे ही ना आप लोगों से सवाल। देखिए विरोधी के पास कोर्ट है, ये एजेंसी काम कर रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। और कभी भी एजेंसी, चित्रा जी, कभी भी कोई एजेंसी बिना दस्तावेज, बिना एविडेंस, बिना लीड्स के नहीं करती है। ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। उसके पास बहुत दस्तावेज है ईडी के पास, और उसकी बेसिस पे ही गई होगी ईडी। इसलिए कि ईडी कभी भी, कोई भी एजेंसी कभी किसी आम नागरिक के पास नहीं जाती है। लेकिन क्या इनके पास गई? क्या नहीं गई? अब इसके बारे में इस तरह से जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एजेंसी के पास जाना चाहिए था। हम नहीं दुश्मन समझते हैं, आप समझते होंगे मुझे दुश्मन, आप हमारी पार्टी को दुश्मन समझते होंगे। आप में अहंकार, आप कह रहे हैं कि घमंड उनका तोड़ना चाहते हैं, हमें उनके घमंड को नहीं तोड़ना है। हमें तो करप्शन दूर करप्शन नहीं होना चाहिए, इस पे हमारी लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश की जनता के लिए लड़ाई है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम उस दिशा में चल रहे हैं। एजेंसी अपना काम कर रही है, हमने जो काम करना वो कम कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। और ये बार बार महाराष्ट्र के बारे में कह रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने 107 सीटें लाई थी, और महाराष्ट्र हमारे दिल में बसता है। इनके दिल में बसता है कि नहीं? इनके दिल में तो पैसा बसता है। कैसे लूट खसोट करो, इसके पूरा जो है 2.5 साल में रूपरेखा इन्होंने दिखा दिया देश की और प्रदेश की जनता को। आज इन पे कार्रवाई हो रही है तो अलग अलग गाने गा रहे हैं और अलग अलग ठीक है। आपको लग रहा है कि दुख वाले गाने गा रहे हैं शिवसेना के नेता। अब आलोक शर्मा जी भी बताएंगे कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है, लेकिन उसकी पहले जल्दी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए पंकज सीधे आपके पास आते हुए, अभी की क्या स्थिति है? क्या वहां पर पूछताछ शुरू हो चुकी है भीतर ईडी दफ्तर के संजय राउत से? पंकज, जी हाँ, शिवसेना नेता संजय राउत से पूछताछ शुरू हो गई है और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हाल है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए, ईडी के ऑफिस के आगे ये हेडक्वार्टर है ईडी ऑफिस का साउथ मुंबई में, और यहाँ पूरे इलाके को इस वक्त बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हैं जो सामने हैं, मुंबई पुलिस के जवान हैं, पूरा इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त क्वेश्चनिंग होने वाली है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत की। ये वही नेता हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये शिवसेना के तोप हैं। तो आज शिवसेना की तोप की थोड़ी मुसीबतें बढ़ गई हैं। दर्शकों को यह भी बता दें कि संजय राउत से एक बार पहले 1 जुलाई को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 10 घंटे तक पहले पूछताछ कर ली है, उनके स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, और उसके बाद भी उन्हें 20 जुलाई को समन भेजा गया था, लेकिन संजय राउत ने उन समन को स्किप कर दिया। फिर 27 जुलाई को एक बार फिर से उन्हें समन दिया गया था, जो फिर से एक बार संजय राउत ने स्किप कर दिया, और यह कहा कि क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को उन्हें ज्वाइन करना है, उसमें सम्मिलित होना है, इसलिए उन्होंने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डाला और कहा कि 7 अगस्त तक उनको एग्जेम्पशन चाहिए। हालांकि कई लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईडी की कार्रवाई चल रही थी, एविडेंस वो कलेक्ट कर ही रहा था, और आज सुबह हमने देखा कि किस तरीके से 7:30 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम अधिकारी आए, भांडुप इलाके में जो संजय राउत का घर है वहां गए, और करीब 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद उन्हें डिटेन दिखा दिया गया, और उसके बाद संजय राउत को यहां पर साउथ मुंबई में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर है उन्हें यहां लाया गया है, और अब उनसे पूछताछ करी जा रही है। अगर सोर्सेज हमें बता रहे हैं ईडी में, अगर ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब नहीं मिलते हैं, तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा उनकी गिरफ्तारी का। एक ऐसे समय में जबकि शिवसेना में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, पहले ही ये उसके लिए बहुत बड़ा एक बड़ी खबर है। ईडी ऑफिस में संजय राउत से पूछताछ जारी है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़े अधिकारी संजय राउत को सामने बिठाकर उनसे सवाल कर रहे हैं कि 1000
34 करोड़ का ये जो पात्रा चौल जमीन घोटाला है, उसमें आपका रोल, आपके पैसे और साथ ही चूंकि राउत का दादर वाला फ्लैट सीज किया है, तो सवाल इस बारे में भी पूछा जा रहा है कि क्या पात्रा चौल जमीन घोटाले के पैसे से ही आपने ये फ्लैट खरीदा। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त संजय राउत से लिया जा रहा है। लेकिन संजय राउत, आप देखिए, बीजेपी जैसा कि आरोप लगा रही है, क्या कोई तमगा हासिल कर लिया है, किस तरह से हीरो बन के जा रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन आलोक शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, ईडी को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है महाराष्ट्र पर? क्योंकि ईडी जब दिल्ली में राहुल सोनिया से पूछताछ करती है तो आप लोग ईडी का घेराव करते हैं, जब वो पश्चिम बंगाल में जाती है तो आप लोग कहते हैं कि सही कार्रवाई की है मंत्री के खिलाफ। महाराष्ट्र को लेकर क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच, संजय राउत के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है ईडी का? बंगाल वाले और दिल्ली वाले मैटर को कंपेयर करना अपने आप में ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का जी। ईडी अपना काम कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जो बार बार कह रही है इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जफर इस्लाम भाई को मैं बता देना चाहता हूं कि ईडी पूर्णतया रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और मिनिस्ट्री का जो भी आदेश होता है उसको मानने के लिए बाध्यकारी होती है। अगर वो पूरी तमाम जांच और दस्तावेजों के साथ ईडी काम कर रही है, लगभग 3600 के करीब केस मोदी जी के आने के बाद रजिस्टर किए ईडी ने और उसका कन्विक्शन रेट 0.4% है। अगर इतने जांच और इतनी तमाम चीजें हैं तो ये कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ईडी काम कर रही है, संजय राउत का फ्लैट कहां से खरीदा, कहां से नहीं खरीदा, वो ईडी बताएगी, शिवसेना के लोग बताएंगे। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं कि 14 एमएलए और भी थे जिनको ईडी का नोटिस गया था, जिन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया था शिवसेना, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आज 31 दिन हो गए, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, क्या उसमें भी कोई ईडी का रोल है? लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, वहां पर ईडी कार्यरत नहीं होती है। 32,000 करोड़ का एबीजे शिपयार्ड घोटाला होता है, वहां पर ईडी जो है वो मजीरे बजाते हुए भजन करती है। पीयूष गोयल हो, जय शाह हो, सुशांत राजपूत हो, शरद पवार जी का केस है, अशोक गहलोत जी के रिश्तेदार हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, मुकुल रॉय है, दोनों तरह के केस हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। शरद पवार जी को याद होगा चुनाव के समय, चित्रा जी आप भी महाराष्ट्र कवर कर रही थी कि किस तरह से रात के समय उनको नोटिस दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 2.5 साल हो गए, दूसरा नोटिस नहीं भेजा ईडी ने। 2013 में एक पुस्तक आई थी दामाद श्री, उसके बाद क्या हुआ आज तक नहीं पता है। जयपुर में एक ईडी का समन गया था फरवरी 2019 नहीं, आपने शरद पवार जी का नाम लिया, जरा इसके पीछे प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप कि शरद पवार को पहले तो नोटिस दे दिया गया, लेकिन दिल्ली में जब नेताओं से मिलकर जाते हैं तो फिर कार्रवाई नहीं होती है, मामला थम जाता है वहीं पर? क्या है, आर्यन सूरज जी आपके पास? पूरा देश ही देख रहा है, जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनके नोटिस पता नहीं कहां चले जाते हैं। एक भी बीजेपी के लीडर के यहां नहीं जाते। रमन सिंह का बेटा हो, पनामा लिंक्स हो, पीयूष गोयल का शेयर कांड हो, कहीं पर कोई जांच नहीं होती है। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, यही गुजरात मॉडल है कि एक फैक्ट चेकर को भी 6 FIR लाद दी जाती है। अजय मिश्रा टैनी के बेटे के लिए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आज कोर्ट क्या किस तरह के जजमेंट्स दे रही हैं, आज ये भी विचार। ठीक है, जरा महाराष्ट्र पे ही रहते हैं। जफर इस्लाम साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले सूरज चमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के ही नेता शरद पवार को लेकर ये कह रहे हैं सूरज जी कि देखिए, पहले तो ईडी ने नोटिस जारी किया, लेकिन बाद में 2.5 साल हो गए, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? दिल्ली में ये बात तो सच है कि शरद पवार जी की बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होती रहती है आए दिन, तो उसी का गिफ्ट मिलता रहता है क्या? नहीं, मुलाकात होती रहती है। जो केस था उसके बारे में पहले डिटेल सुन लीजिए। जिस संस्था के खिलाफ वो केस था, उस संस्था में पवार साहब ना सदस्य थे, ना उस संस्था के कोई मेंबर थे, फिर भी उनके अगेंस्ट में वो एक इंक्वायरी का लेटर उनके खिलाफ आया था। खुद पवार साहब ने उधर ईडी को बोला था कि मैं आपके ऑफिस आता हूँ, आप मेरी तरफ मत आइए, आप मेरी जो इंक्वायरी करना है वो कीजिए। फिर बाद में ईडी ने बोला कि इसमें आपके आने की जरूरत नहीं। पवार साहब दिल्ली होकर आने के बाद ऐसा नहीं बोला, उसी दूसरे दिन ही बोला कि आपके आने की जरूरत नहीं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। दूसरी बात रही, अभी जो चर्चा चल रही है महाराष्ट्र के ऊपर, चित्रा जी मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई हुए इसलिए बात नहीं कर रहे। हमारी मांग यह है, जो कार्रवाई संजय राउत के साथ में हो रही है, वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे पक्ष से लोग प्रवेश किए उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? नारायण राणे के खिलाफ जो किरीट सोमैया जो ईडी में बार बार
तकरार दाखिल करते हैं। उन्होंने नारायण राणे के खिलाफ तकरार दाखिल की थी, उन्होंने कृपाशंकर सिंह के खिलाफ तकरार दाखिल की थी, उन्होंने बबनराव पाचपुते के खिलाफ तकरार दाखिल की थी। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आज वो लोग कहाँ पर है? वो बीजेपी में काम कर रहे हैं। किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला, किसी को संगठन में स्थान मिला, किसी का बेटा आज यहाँ पर एमपी है, किसी का बेटा खुद एमएलए है। ये सब लोग जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो सब पवित्र कैसे होते हैं? अकेले विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? जो लोग भारतीय जनता, जिसके खिलाफ तुम लोगों ने आवाज उठाई थी, हमने आवाज नहीं उठाई थी, आप लोगों ने आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र में, चित्रा जी मैं और एक बात बोलता हूँ, महाराष्ट्र में लोग ऐसा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आज एमएलए है, वो लोग बोल रहे हैं हमें अच्छी सी नींद आ रही है जब से हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं, हम अच्छी सी नींद आ रही है, सेफ्टी फर्स्ट बोल के वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण है ये कि उधर जब रहते हैं नेता तो दागदार नजर आते हैं जफर साहब, और जैसे ही बीजेपी के साथ हो जाते हैं तो उनके दाग अच्छे नजर आने लगते हैं। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त सीधे ईडी दफ्तर के बाहर से। दिव्येश, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त संजय राउत को? जी, आपको बता दें सबसे अहम सवाल जो है वो है अलीबाग की प्रॉपर्टी को लेकर। अलीबाग की जो प्रॉपर्टी है वहां पर 8 प्लॉट खरीदे गए थे। 8 प्लॉट उनकी पत्नी, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम पर, और जो ईडी की विटनेस है स्वप्ना पाटकर, उनके नाम पर खरीदे गए थे। स्वप्ना पाटकर, हमें सूत्रों के द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन के तहत स्वप्ना पाटकर ने ईडी को यही बताया कि पूरे पैसे प्लॉट के लिए संजय राउत ने ही दिए थे, वो संजय राउत के ही पैसे थे। जो प्लॉट विक्रेता थे उनका ये कहना है कि उन्हें पैसे कैश में दिए गए। तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैश में कैसे हुआ? वो पैसे कहां से आए? वो पैसे इन्होंने कहां से जुटाए? ये उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा 1,60,00,000 रुपए की मनी ट्रेल है, जो पैसे पात्रा चाल मामले में 1,034 करोड़ रुपए पात्रा चाल जो डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर्स को 1,034 करोड़ एफएसआई बेचने के बाद मिले थे। उसमें से 96 करोड़ रुपए संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत, जो कि डायरेक्टर थे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन में, उनके पास आए थे। वो पैसा कहीं ना कहीं ट्रैवल कर या डाइवर्ट कर संजय राउत तक पहुंच रहा है, उस बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एक 55 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन जो कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को देती हैं। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, किसी तरह की कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, पर 55 लाख का लोन दे दिया जाता है। जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब वो पैसा संजय राउत ने माधुरी राउत को लौटाया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी वजह से संजय राउत को सामने बिठाकर ईडी के बड़े अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं इस वक्त ईडी दफ्तर के भीतर। आनंद दुबे जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जफर इस्लाम साहब, लेकिन जल्दी जल्दी जेडीयू और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी हैं। बार बार वो 14 विधायकों का हवाला दे रहे हैं कि शिंदे गुट में शामिल हो गए, सरकार बना लिया, तो ईडी ने उनको सम्मन दिया था, उनके दाग अच्छे हो गए आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि विषय बहुत गंभीर है। आप देखिए सारे एविडेंसेस, सारी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। 1100 करोड़ का मामला, और उसमें से आपने अपने लिए 83 लाख रुपए ले लिया और 83 लाख का आपने बंगला तैयार कर लिया। अब ईडी को जवाब दीजिए ना। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में ना अज्येष्ठा, ना कनिष्ठा, सा उद्वोदो अमध्यमासो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और इवन ऋग्वेद का श्लोक है ना कोई मध्य में है ना मध्यमास हो। इसलिए अपने आप में आज लोग, आम व्यक्ति बहुत खुश है। ऋग्वेद का श्लोक है, ये विरोधियों के ऊपर ही क्यों लागू होता है? आर्टिकल 14 में लेट डाउन, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, खाली विरोधियों के ऊपर ही लागू होगा। पर मुझे नहीं लगता कि, आप देखिए क्लास में भी ऐसा हुआ करता था, जब क्लास टीचर कहते थे कि आप क्लास दिखाइए तो आप कहते थे नहीं जी इसने हमें बाहर मारा था। आप सिर्फ इशू पर रहिए, आप अपना होमवर्क करिए, आप अपने इश्यूज को सेटल करिए, ईडी को जाके बताइए। नाम ही उसका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनफोर्स करता है वो उन चीजों को जिन चीजों में खामियां नजर आती हैं। अरे वो विरोधी सवाल कर रहे हैं कि केवल ये खामियां विरोधियों में ही क्यों नजर आती हैं? एक भी कोई मामला बताइए आप, बीते 8 सालों का एक भी कोई मामला बताइए आप सत्ता पक्ष का। ये तो देखने का तरीका है। मुझे लगता है कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 545, 845 पेज के जजमेंट में क्लियर किया है कि ईडी के पास एम्पल पावर है, वो हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, और आप शॉर्टकट लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके अपील में नहीं जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त तमाचा मारा इन सब लोगों के बाद। तो इसी से ही तो करप्शन खत्म होगा। विकास की वो दर जो लगातार बढ़ रही है, इस करप्शन से, ट्रेजरी से, और जो लोगों का जो है, जो टैक्स पेयर
कैंडिडेट का पैसा उसको कैसे निकाला जाएगा? इसी तरह से निकाला जाएगा। 99,000 करोड़ रुपयों की वापसी ले लिया ईडी ने। ये कितने बड़ा अपने आप में सैल्यूट का बात है। और इन तरह के लोगों को जिनकी कोई मार्जिनलाइज हो चुके हैं, आप अगर इनकी बात सुनेंगे तो मुझे लगता है कि देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आनंद दुबे जी, आप सवालों का जवाब दीजिएगा संजीव बुनियाल के, लेकिन माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए, कुछ भी हो जाए लेकिन झुकूंगा नहीं। संजय राउत अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही बता रहे हैं कि कितना भी करिए परेशान, कितना भी करिए सवाल, लेकिन झुकेगा नहीं, पुष्पा स्टाइल में। बिल्कुल माधव आनंद जी। ईडी के सामने तो अगर आप पे आरोप है और ईडी अगर जांच कर रही है तो झुकना तो पड़ेगा ही, बड़ी शालीनता के साथ जवाब भी देना पड़ेगा। और जब भी ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है तो ईडी पूरे साक्ष्य के साथ जाती है, क्योंकि अगर साक्ष्य उनके पास नहीं रहेगा तो सर्वोपरि तो कोर्ट है ना, कोर्ट से लता तो ईडी को पड़ेगी। तो ईडी कोई कार्रवाई करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले उस पर पूरी तहकीकात करती है, सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होते हैं और उसी बेसिस पे जो है वो अपनी जैसे इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज एक अलग विषय है, वो अपने जो सपोर्टर को क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आरोप लगे हैं तो उसकी जांच जो है हो रही है। और ईडी पे प्रश्न चिन्ह लगाना है, क्या कांग्रेस के टाइम में ईडी नहीं था क्या? उस टाइम में भी ईडी था, आज बीजेपी और एनडीए के टाइम में भी वही ईडी है। तो ईडी पे प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है किसी के लिए भी उचित नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अपने देश की संस्था है, एक विश्वसनीय संस्था है, वर्ल्ड में इसको एक अच्छी संस्था के रूप में देखी जाती है, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो इस पे हाई तबाह मचाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने गलती नहीं किया, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको चलने दीजिए, दबाव मत बनाइए, ईडी को अपना काम करना दीजिए। अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो निश्चित रूप से आपको क्लीन चिट मिलेगी। अगर विरोधी दल तो आप लोगों के लिए यही कहेंगे ना कि आप लोग तो सेफ हैं, बीजेपी के साथ हैं तो सेफ हैं। चले आगे बढ़ते हुए सीधे आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, जफर साहब मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। आनंद दुबे जी देखिए, दो मामला है, ठीक है माधव आनंद जी। आनंद दुबे जी देखिए, जब नवाब मलिक जा रहे थे तो कुछ इसी अंदाज में वो भी बता रहे थे कि मैं झुकेगा नहीं, और फिर उनका क्या हो गया? बीजेपी आज कह रही है कि उनके बगल वाली सीट रिजर्व है संजय राउत के लिए भी, इनको भी वहीं जाना पड़ेगा, कितना भी स्टाइल कर लें। बीजेपी तो देखिए एक इस देश की बड़ी पार्टी तो है ही है भाई, वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जफर भाई कह रहे थे कि ये सारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल सही जफर भाई, एनसीबी भी एक एजेंसी है हमारे देश में जो ड्रग्स माफियाओं को पकड़ती है। कुछ ही दिन पहले हमारे मुंबई के शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन को पकड़ा, कोर्ट में कार्रवाई चली और वो बाइज्जत बरी हो गया। पूरे देश में एनसीबी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, दिल्ली हिल गई, अधिकारी बदल दिए गए, सारे नियम कानून बदल दिए गए। अरे भाई, यही विश्वसनीयता हम चाहते हैं। कार्रवाई करिए, संजय राउत जी पर जो आपका नियम कानून है वो कार्रवाई कर रहे हैं आप, लेकिन जो 8 लोग एकनाथ शिंदे के खेमे में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा, उनके ऊपर भी अगर सुबह 7 बजे आप रेड कर देते, उनके यहाँ भी आप छापेमारी कर देते। ये आंकड़ा कितना है? वो एनसीपी के नेता 14 बता रहे हैं, आनंद दुबे जी आप 8 बता रहे हैं। कोई फिक्स आंकड़ा आपस में तय कर लीजिए ना, शिंदे गुट के ही जिन लोगों ने सरकार बनाई। बीजेपी अलग है, अच्छा, वो बीजेपी मिला के बता रहे हैं। ओके, बीजेपी मिला के बता रहे हैं, शिंदे खेमे में। तो चित्रा जी क्या होता ना, देश खुश हो जाता, बोलता वाह क्या काम करती है ईडी, किसी को नहीं छोड़ती, कोई सौतेला व्यवहार नहीं करती, जो गलत करेगा ईडी उसको पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि या तो बीजेपी के साथ जाओ या जेल जाओ। अरे भाई, ये नारे लग रहे हैं पूरे देश में, बीजेपी कह रही हमारे पास आओ, वॉशिंग पाउडर, निरमा, हम आपको स्वच्छ करेंगे, सुंदर बनाएंगे और अपने बगल में बिठा लेंगे, मंत्री भी बना देंगे, लेकिन आप हमारे पास आओ, दूर से मत चिल्लाओ, दूर से हमें विरोधी मत बनो, हमें विपक्ष खत्म करना है, हमें विपक्ष नहीं चाहिए, इस लोकतंत्र की हत्या करनी है, इस देश में एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी एक ही पार्टी रहेगी देश में। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी से शुरू, बीजेपी पर खत्म, जितने भी लोग हैं उसी के साथ आए, और वो कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर रखे हुए अपने पास। ये हम नहीं चाहते ऐसे ना, हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी पार्टी चाहती है कि देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर को पूरा अधिकार है, जिस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त करके आए हैं वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, जो एक चीज का नारा वो दे रहे हैं ना, वो ये नहीं कि बीजेपी रहे, एक चीज जो है कि यहाँ करप्शन फ्री देश रहेगा, और इसलिए सफाई चल रही है। जिन पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको आप जो है ताज पहना के बैठाए हुए थे। आज जो करप्शन जो है खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो जाएगा, इसलिए कि एजेंसियां जो केज पैरेड बन के रहती थी वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है, कोई उन पे हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, इसलिए वो काम करेंगी।
और संजय राउत जैसे लोग जो गरीबों का माल लूट के अवैध तरीके से काला धन बना के जो आराम से हीरो की तरह घूम रहे हैं, ऐसा लगता है देश के लिए कोई तमगा जीत कर आए हैं, उनको सरकारी निजाम से सही से ट्रीटमेंट मिलेगा। जो गलत काम किया उसका भुगतान करना पड़ेगा। और लेकिन इस तरह के उदाहरण तो कम ही दिखते हैं ना जफर इस्लाम साहब। देखिए अब देश की जनता को आप ये कैसे बताएंगे, क्योंकि ये बात तो सच है, सत्ता पक्ष के लोगों के भीतर अगर कुछ ऐसे नाम है जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, उस तरह के नाम गिनाएंगे क्या आप कि कौन से वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपकी जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ा रही हैं? सवाल कर नहीं सिर्फ देखिए, सुनिए, देखिए मैं इसलिए बोलता हूं इंडिपेंडेंट एजेंसी। मुकुल राय जी जो है वो बीजेपी में आए, टीएमसी में थे, आज टीएमसी में वापस गए। टीएमसी ने क्या, अब कब तक तो इतना हंगामा मुकुल राय के बारे में कह रहे, अभी टीएमसी ने उनको रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ भाई? कल तक आपको लग रहा था उनमें कमियां हैं, तो आज क्यों रखे हुए हैं? ये जो दोहरा मापदंड है उनका, हमने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। जब बीजेपी में भी थे तब भी एजेंसी उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने बुलाया था। भाई ये हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने अवैध तरीके से काम किया है, काला धन बनाया है, तो उसकी पूछताछ तो होगी, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा भाई। ये नहीं बचेंगे आप ये मराठा मत कीजिए महाराष्ट्र। ठीक है आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास, आनंद दुबे जी जल्दी से। आपके पार्टी मराठा राग पूरे प्रदेश छोड़ दीजिए आप लोग। आपके काले कारतूत से कोई काला करतूत करता है तो उसको पूरे महाराष्ट्र से नहीं जोड़ा जा सकता। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए आप। जफर भाई, मैं जवाब दे रहा हूं, कैसे कमाया? मैं जवाब दे रहा हूं जफर भाई। वो पाटकर वो जो महिला पाटकर है, नहीं एक मिनट, अरे सुन लीजिए आनंद दुबे जी, महिला जो पाटकर है जिन पे आप दबा रहे हैं, वो क्या महाराष्ट्र नहीं है? वो ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आनंद दुबे जी। चित्रा जी, जफर भाई तो बड़े बुद्धिमान नेता हैं। आज आपको संजय राउत जी के भ्रष्टाचार की याद आई है? हम तो 25 साल आपके साथ इकट्ठे थे ना, हम तो केंद्र में भी साथ में रहे, राज्य में भी साथ में रहे। आप ऐसे लोगों को अपने साथ में बिठाते हैं? वाह जफर भाई, मतलब जहां सत्ता का सुख हो, क्यों हो रहे हैं आनंद दुबे जी? जहां आप सत्ता का उसका कारण है, उसका कारण है। क्यों गिनाना पड़ रहा है कि आपके साथ रहे हैं, आपके दोस्त रहे, मित्र रहे हैं? नहीं, उसका कारण है तर्क जो होता है ना, तर्क जो होता है सबूत पे होता है, तर्क जो होता है सबूत पे होता है। तर्क का कुतर्क न करिए और सुनिए, हम तो घर और घाट दोनों के रहेंगे मेरे भाई। समय बताएगा। जनता जब वोटिंग करेगी ना, जनता जब वोटिंग करेगी ना, जनता जब मतदान करेगी ना, तो भागो, जनता आती है, कुर्सी से उतरो। ये इतिहास, दुबे जी, ये इतिहास में हो चुका है। सुनेंगे, दर्शक सुन पाएंगे, करोड़ों दर्शक सुनते हैं इस कार्यक्रम को। जी प्लीज बोलिए। दुबे जी, मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, आपने कहा कि मराठा के अगेंस्ट है। क्या शिंदे की 50 लाशें जब यहां पर आएंगी तो लाशें होंगी? बांद्रा से रास्ता मेरे घर के सामने से जाता है। और अपने बाप की राजनीति करो, उद्धव के बाप की राजनीति मत करो। क्या वो सब मराठा नहीं थे? आप मराठा की बातें करते हो। और पूरे बयान को अच्छे से समझा दीजिए, वरना दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किसकी जुबान थी, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। संजय राउत की जुबान थी जो आज मराठा कार्ड खेलते हैं। आप देखिए, दूसरी बात ये बिल्कुल मत भूलिए आप, ये वही व्यक्ति है जो कि सामना करते थे, आज इनको क्या करना पड़ रहा है? भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? करप्शन से महल बनाकर, वो भी बाल ठाकरे ने, जिसने अपने पूरा जीवन एक बिना किसी पद के सिंहासन के लगा दिया। आज ऐसी दुर्दशा कर दिया आपने उनकी, इस तरह के उनको निर्णय करवाने के लिए मजबूत कर दिया। और आप ये मत भूलिए दुबे जी, ये वही व्यक्ति है, ना किसी इसने कभी काउंसलर का इलेक्शन जीता, ना इन्होंने कभी एमएलए का इलेक्शन जीता। एमपी का तो बहुत दूर की बात है, राज्यसभा से मनोनीत होकर रिमोट से अपने ड्राइंग रूम से ऑपरेट किया करते थे शिव सैनिकों को। अरे वो तो निर्णय पार्टी का होता है ना, किसको ड्राइंग रूम से भेज दिया और किसको जमीन पर उतार कर भेज दिया। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। आलोक शर्मा जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। संजय राउत जी ने कहा था कि जिनकी आत्माएं मर जाती हैं वो मृत समान होते हैं, जो पीठ में छुरा भोंक कर भाग जाते हैं उनका कोई हमारे लिए महत्व तो नहीं होता, तो जब वो आएंगे तो मृत समान होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि यदि आप अपने पिताश्री का नाम उपयोग में लाइए तो अच्छा होगा। हमारे पिताश्री का नाम नहीं, बात एक वर्ड है मुंबई के चलन में, बाप, पिताजी, डैडी, ये डैडी, मैं बता रहा हूँ, डैडी, पापा, बाप, ये सब चल जाता है। उनकी भावना समझिए, सब जानते हैं, भाषा पे सब आज तक देखते हैं, सब हल्ला बोल देखते हैं, सब चित्रा जी का प्रोग्राम देखते हैं। एवरीवन नोस क्या सच है। हर आदमी बाप तक पहुंचे थे, बोल पाता। बाप मतलब पिताजी, बाप तक पिताश्री। अगर पिताश्री का नाम लीजिए। कितना अच्छा रहता। अपने मैं
ले रहा हूँ, मैं उपयोग में ला रहा हूँ, अपने पिताश्री का आप नाम कह रहे हो उपयोग में इमोशनल लाइए। कार्ड, मेरे पिताश्री का बीजेपी मत वो दिन लाइए। याद कर रहे हो और जब आप तीसरा, कहते थे नहीं जी 2.5 साल तीसरा अच्छा दुर्दशा करवा दी संजय आपने। संजय राउत साहब पिछले कम से 20 कम साल बाल से ठाकरे जी की तो राज्यसभा चिंता करो में आप। हैं और राज्यसभा में जिन्होंने पार्टी अपने का खून से कर्तव्य सींचा था इस पार्टी को। हमारे पार्टी का कर्तव्य है। आप अपने किसको हिंदुत्व भेजना के है, एजेंडा से किसको दूर नहीं भाग गए। भेजना है। ठीक हमें है। लगा कि संजय डंडू राउत की तरह हमारे चिपक ऐसे के यहीं थे, गए। हमने उनको भेजा है। ठीक है। आप कैसे तय करेंगे अब मेरी कौन पार्टी? सी पार्टी किसको किस रूप में कहां भेजती है उस पर नहीं जाते हुए जो मेन टॉपिक है उसी पर आते हुए सीधे मैं आपके पास आलोक शर्मा जी, देखिए मुद्दा गंभीर है, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर ईडी को फ्री हैंड नहीं दिया गया जांच के लिए तो ये जो करोड़ों करोड़ों का घोटाला है इसका सच कैसे सामने आएगा? और कोई पार्टी खुद ही अपने नेता की जांच करके खुद ही तो सच देश के सामने रखेगी नहीं, उसके लिए जांच एजेंसियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन्हीं को आगे बढ़ाना होगा। तो अगर ईडी जांच कर रही है तो उसको लेकर इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछे जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ईडी की पावर्स को बढ़ाने का काम भी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही यूपीए सरकार ने किया। हम ईडी की जांच या ईडी की पावर्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि वो कम की जाए, ज्यादा की जाए। इंटेरोगेशन के टाइम पर ईडी को जिस तरह के अरेस्ट करने के पावर्स जो दिए गए थे वो यूपीए 2 में ही दिए गए थे। हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि ईडी एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है? ईडी 240 में से मात्र एक केस का निर्णय क्यों कर पा रही है? सैकड़ों करोड़ रुपए ईडी की तनख्वाहों पर जा रहे हैं, वो पैसा किसका है? नारदा, शारदा, सृजन घोटाला। अभी एक जेडीयू के प्रवक्ता महोदय बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2015 के मोदी साहब के भाषण सुन लीजिए। मोदी साहब ने तनख्वाह की बात कर रहे हो। अरे सुनिए ना जरा, ठीक, ठीक है, 99,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा पढ़ा करें इस चीज को। एक भी प्रॉपर्टी कुर्की नहीं हुई, केवल अटैच हुई है। केस खत्म होगा, उसके बाद उन प्रॉपर्टीज के नॉलेज ऊपर आपके निर्णय पास होगा। अनारगल है। इसके बाद अरे भाई रुकिए ना जरा, शांत रहिए। पता कुछ है नहीं, शांत रहिए। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि काला धन खत्म होगा, ये होगा। अरे भाई स्विस बैंक में मोदी जी के आने के बाद हो गए किसी एरोगेंसी की वजह से दो स्टेट्स में रह गए। अरे भाई रुकिए ना जरा यार, आपको टीवी पे बैठने का मौका मिल जाता है तो आप कुछ भी आराम से, ठीक है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। पर्सनल आलोक शर्मा जी, ये 1034 करोड़ का घोटाला है, बिल्कुल पर्सनल अटैक मत करिए। घोटाला है, सच कैसे सामने आएगा? नहीं है। अरे मैम, मैं तो कह रहा हूं कि सारे घोटालों की जांच करो ना। एबीजे शिपयार्ड 32,000 करोड़ का घोटाला, एक आदमी का, जो बीच में दो लोग बोल रहे हैं, एक आदमी का नाम बता दें। सोनिया जी की बताइए। अरे भाई फिर सोनिया जी सत्याग्रह करेंगे। भाई सोनिया जी देश छोड़ नमक के चली गई। सत्याग्रह था। सोनिया जी ने जब ईडी ने बुलाया है, सोनिया जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा, मुद्दे पर रहते हैं, प्लीज। ठीक है, मेरे बीच में बोलेगा तो पर्सनल भी बोलूंगा। नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोलेंगे प्लीज संजीव जी, प्लीज। नोटबंदी के टाइम पर मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें बोलने की दीजिए थी। प्लीज। नोटबंदी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मुझे याद है अहमदाबाद के एक स्टूडियो में लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए के एक व्यक्ति पकड़े गए थे। कहां चला गया वो व्यक्ति? किसी को नहीं पता है। 16 लाख करोड़ रुपया ब्लैक घर में बैठ के बनाते हैं सारे फिगर। आज 32 लाख करोड़ है। ये आरबीआई का आंकड़ा है, मेरा नहीं। तो आप जो समझ लीजिए कि बीजेपी और बीजेपी के लीडर्स और सपोर्टर्स जो कहते हैं, समझ लीजिए उसका उल्टा देश के अंदर चल रहा है। हम यही कह रहे हैं कि ईडी के पास पावर्स कांग्रेस ने दी, ईडी का गठन कांग्रेस ने किया, लेकिन दुरुपयोग बीजेपी केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को करने के लिए कर रही है। और किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं है कि 1 महीना हो गया, महाराष्ट्र को कैबिनेट नहीं मिली, ईडी का दबाव है वहां पर भी। एक शो इस पर भी किया जाए, एक शो इस पर भी किया जाए कि सैकड़ों लोग गुजरात के अंदर जिस तरह से कच्ची दारू से मरे हैं, उसका पैसा किस किस ने खाया है, इस पर भी ईडी जांच कर ले। लेकिन कहीं कुछ नहीं होगा। केवल विरोधियों को कैसे दबाया जाए, कैसे उनको उनके सरकारें गिराई जाए, ईडी का दुरुपयोग है और उसके लिए हम पूरी तरह से। चलिए जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एनसीपी के नेता बहुत देर से अपनी बातें रखना चाह रहे थे। सर, आपकी टिप्पणी जल्दी से हो जाए। सूरज चौहान जी, पूरे मामले में जांच होने दीजिए, जांच होगा तभी तो सच सामने आएगा। जांच से पहले विरोधी दल के नेता क्यों भागने लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब से चर्चा में शामिल हुए तब से बोल रहे ईडी एक स्वायत्त संस्था है, उसको इंडिपेंडेंट है जी। मेरा सवाल यह है कि किरीट सोमैया जब बोलते हैं कल एक विपक्ष के नेता को अरेस्ट होगा, दूसरे दिन ईडी अरेस्ट करती है। मैं आज का ही आपको एक उदाहरण देता हूं। किरीट सोमैया ने पहले ट्वीट किया है कि संजय राउत को आज अरेस्ट करेंगे और बाद में ईडी की तरफ से ट्वीट आया है, ईडी की तरफ से स्पष्टीकरण है। तो ईडी स्वायत्त संस्था कैसे हो गई? ईडी किसके इशारे पे चल रहे? ये दुनिया मतलब अपने देश को बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात,
आप बोल रहे हैं कि करप्शन फ्री देश को आपको, दूसरी बात करप्शन फ्री देश आपको करना है, तो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है और स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा इस 10 साल में गया है। फिर करप्शन फ्री की बात आप कैसे कर रहे हो? कैसे ईडी को स्वायत्त संस्था बोल रहे हो? आप खाली विपक्ष को जवाब के माध्यम से दबाने का काम कर रहे हो। आपका ये जो प्रयास है, जवाब दे देता हूं, करने का प्रयास है, वो गलत है। जवाब दीजिए जफर इस्लाम से। मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार नहीं है। जिस तरह से पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में जिस तरह से लूट खसोट आपने किया, उसकी आज सफाई चल रही है, सफाई हो रही है। इसलिए संजय राउत जी वहां पर आज जो है हिरासत में लिए गए, हिरासत में लिए गए हैं। जो आप लोगों ने करप्शन किया है वो पूरे प्रदेश को मालूम है, प्रदेश की जनता को मालूम है। आप लोगों ने प्रदेश की जनता की चिंता बिना किए हुए टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है। आप लोगों ने हर तरह का ऐसा करप्शन किया है जो करप्शन प्रदेश में कभी देखा नहीं था, लेकिन उसको आज वो कम हो रहा है, आज वो खत्म हो रहा है। हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं किस वजह से जाती है ईडी, सुनिए किस वजह से ईडी जाती है। ईडी के पास एविडेंस होते हैं, ईडी के पास दस्तावेज होते हैं। ईडी कहने से नहीं जाती, ईडी के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, दस्तावेज होते हैं। और जिसके बारे में दस्तावेज होंगे, अगर आपके बारे में होंगे तो आपके खिलाफ भी जाएगी, आपके पार्टी के खिलाफ भी होंगे उसके भी जाएगी, हमारे पास भी होंगे तो हमारे पास भी जाएगी। लेकिन उसको किसी और चीज से नहीं, उसको कोई इशारा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। सूरज जी आपकी बात समझ में नहीं आएगी, जरा उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। लेकिन टाइमिंग तो बड़ा महत्व होता है ना जफर इस्लाम साहब। एक तरफ तो महाराष्ट्र की सरकार गई उद्धव ठाकरे वाली, उसके बाद संजय राउत के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए और फिर उनको हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो टाइमिंग का तो महत्व होता है ना बहुत ज्यादा, और उस टाइमिंग के पीछे कौन है? देखिए चित्रा जी, टाइमिंग के पीछे वो दस्तावेज है जो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के बाद मिले हैं। अगर वो समन में पहले चले जाते तो शायद वो खुद अपने आप को वहां पर जाके बोलते ये सब होना, और ये सब नहीं होता। लेकिन वो नहीं गए, बार बार अवॉइड कर रहे हैं और एविडेंस है और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिला है, जिनके पास सारे सबूत हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, केस वापस लेने के दबाव डाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ये सही तरीका था उनका? और अगर ईडी उनके घर पहुंची तो क्या ईडी को ये नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। ईडी को इसी काम के लिए रखा गया है। देश की आपके जो यूपीए 2 के बता रहे हैं, यूपीए 2 ने जो भी पावर दिए थे इसलिए दिए थे कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ काम होना चाहिए। लेकिन आप लोग हस्तक्षेप करते थे, आपने सारे पैसे बटोर लिए, लेकिन कभी ईडी को कभी काम करने का मौका नहीं दिया। आज ईडी इंडिपेंडेंट बॉडी है। मुझे लगता है आलोक जी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाए थे। ठीक है, आनंद दुबे जी आ रही हूँ एक बार। आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा कि इसको बनाया तो कांग्रेस ने, दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने ईडी को कभी काम ही नहीं करने दिया, तो कम से कम स्वतंत्र होकर आज काम कर रही है ईडी। आलोक शर्मा जी, अगर वो स्वतंत्र होकर सही काम कर रही होती तो 240 में से मात्र एक केस का निर्णय क्यों आ रहा है? सीधा सवाल है। मैं पूछ रहा हूं दूसरा सवाल, जिस समय पर किसान आंदोलन चल रहा था, निर्णय कोर्ट देता है भाई, के नोटिस, अरे सुनिए ना, नहीं देती है, सुनिए ना जरा। ईडी तो दस्तावेजों पर काम कर रही है, 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप बताइए, आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई सुनिए ना, ईडी स्वायत्त कोर्ट में उस पर बात कीजिए ना, आप तो सांसद होता है ना। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, ईडी स्वायत्त कैसे है? सीधा सवाल मेरा आपसे, आप तो सांसद रह चुके हैं। तनख्वाहें कौन देता है ईडी की? ईडी का ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन इसको कंट्रोल करता है? अच्छा, जीएस जो आईएएस होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो किस मिनिस्ट्री का होता है? मैं जवाब दे दूं? बताइए ना जरा। 3 सीधे सवाल है मेरे। उससे क्या होता है? इनकम टैक्स मैं जवाब दे देता हूं ना। किसान आंदोलन के समय पर वो इनकम टैक्स के नोटिस कहां तक पहुंचे? 2 साल होने को आए, 1.5 साल, वो इनकम टैक्स के नोटिस कहां तक पहुंचे? जवाब देता हूं मैं सर, बताइए स्वायत्त कैसे है ईडी? मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब स्वायत्त कैसे है? मैं जवाब देता हूं। ये अभी हाल ही में हम सब ने 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखा था आलोक जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा
और सारी देखिए देश के भीतर या लोकतंत्र के भीतर सारी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है। जिस ईडी को लेकर आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, वही ईडी आपने बनाई, अब आपने ईडी क्यों बनाई ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना। आपका भी तो कुछ मकसद होगा करने के लिए बनाई थी ईडी, सरकारें गिनाने के लिए नहीं बनाई थी कांग्रेस ने। ईडी की पावर्स को विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय राउत के वकील हैं फोन लाइन पर, जरा जल्दी से उनका रुख करते हुए। विक्रांत जी, अब तो पूछताछ कर रही है ईडी संजय राउत से, क्या होगा आप लोगों का अगला एक्शन, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार इस वक्त लटक रही है संजय राउत के ऊपर। विक्रांत जी। हेलो जी विक्रांत जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप संजय राउत के वकील हैं, अभी की क्या स्थिति है, आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है आगे? फिलहाल उन्हें बस समन सर्व किया गया है आज दोपहर को, एंड इन परसुएंट टू दैट ही हैज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल बिफोर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जी अभी तक ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया गया है, तो ड्यूरिंग द डे हो सकता है अभी इसके बाद करें, पर अभी तक नहीं किया गया है। आज सुबह टीम पहुंची है उनके घर पर, उन्होंने सर्च किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनको जरूरी लगे वो उन्होंने सीज किए हैं, कुछ आर्टिकल सीज किए हैं, whatever they felt important, and Mr. Raut has already cooperated with them even on previous occasions, और आज भी उन्होंने पूरा कोऑपरेशन दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उनके जेरोक्स कॉपीज उनको दिए गए हैं। जब संजय राउत को हिरासत में लिया गया तो ईडी की ओर से इसके पीछे क्या वजह बताई गई आप लोगों को? हिरासत में नहीं लिया गया है। आप बोल रहे हैं हिरासत में नहीं लिया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है? गिरफ्तार उन्हें अभी तक किया नहीं गया है, इट इज गेटिंग मिस इंटरप्रेटेड। ओके, उन्हें सिर्फ समन सर्व किया है आज के दिन का, वो भी दोपहर को, और उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। दिस इज द ऑफिशियल स्टेटस। आप ये कह रहे हैं कि हिरासत में भी नहीं लिया गया है? बी अरेस्टेड बट एज ऑफ नाउ ही इज नॉट बीन अरेस्टेड। गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, लेकिन क्या उनको हिरासत में भी नहीं लिया गया है? तो क्या वजह रही कि 9 घंटे की पूछताछ पहले की जाती है ईडी की ओर से, फिर उनको ईडी दफ्तर लेकर पहुंच जाती है टीम? वो आप ईडी से पूछें कि उन्हें क्या था। पिछले बार जब वो आए थे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारे जवाब भी दिए थे। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे हैव कम अगेन, इट डजंट रियली मैटर। और इस बार जब आए हैं तब भी उन्होंने सारे जवाब दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए थे वो आज भी दिए। तो अभी की स्थिति क्या है? उनसे पूछताछ की जा रही है अभी फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है, और अगर उनको अरेस्ट करते हैं तो हम आपको बता देंगे उस बारे। आपको लग रहा है कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए? नहीं, ओपिनियंस नहीं देते, ओपिनियंस मत कर। चले, बहुत शुक्रिया विक्रांत सबने। संजय राउत के वकील हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उनको ओर से कहा गया है संजय राउत को पूछताछ के लिए समन दिया गया है और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे हम देखेंगे कि पूरे मामले में क्या करना है। अब आगे क्या करेगी ईडी, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा है संजय राउत को, अंदर से जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी उनको लेकर पहुंची है ईडी दफ्तर, और वहां पर भी सवालों का सामना संजय राउत को इस वक्त करना पड़ रहा है।